दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल के एक्सरसाइज के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसे जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने साथियों अपने पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस को ख़त्म कर दिया है केमिस्ट्री के। तो आप अपने पूरे केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन है वो हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके, तो क्या है ये पहला क्वेश्चन? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या बोला है इन्होंने? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है द एलिमेंट लिथियम, boron, carbon, beryllium, nitrogen have electronegativities 1, 2, 1.5 and 3 respectively on the Pauling scale। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बी सी एन ओ ऐसे आप देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए लिथियम फिर बोरॉन आता है। तो देखिए लिथियम से जैसे ही आप राइट की तरफ जाएंगे जो साइज है एटॉमिक साइज वो छोटी होती जाएगी। चलिए आपको बता देते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ओके, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। नो डाउट सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं तो उनमें दो ही शेल होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, बिकॉज वी नो दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज है वो छोटी होती है। क्यों साइज छोटी होती है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से साइज जो है उसमें डिक्रीमेंट आ जाता है। तो अगर आप देखें तो लिथियम से छोटा कौन है? बेरिलियम। ओके, और फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ऐसे इन जनरल बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आपको मिल सकती है, बट अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन आएगा और लीस्ट कौन आएगा? लिथियम। और बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज़्यादा आएगी? नो डाउट बोरॉन की ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो देखिए तो रीजन इसका सिंपल सा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेज एंड ड्यू टू डिक्रीज इन साइज द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इंक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? नाइट्रोजन की। और सबसे लीस्ट किसकी है? लिथियम की। और बोरॉन और बेरिलियम में देखिए थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी है सेकेंड। और अगर आप देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 दिया है, 1 2 3 और यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 ही वैल्यूज दिया है, जबकि इन लोगों को बोरॉन की वैल्यू भी दी जानी चाहिए थी। ओके, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, उसकी वैल्यूज कम दी है। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन का वैल्यू इन लोगों 1.5, मेरे ख्याल से ये कार्बन की वैल्यू को ही भूल गए। कार्बन की वैल्यू जो होती है पॉलिंग स्केल पे ये 2.5 होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, इसके बाद कार्बन आएगा 2.5 और ये बेरिलियम का है। तो चलिए मैं ही खुद से आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ। तो ये है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, बोरॉन की 2, बेरिलियम की 1.5, कार्बन की 2.5 और नाइट्रोजन की 3। तो देखिए सर बोरॉन का बेरिलियम से कैसे ज़्यादा हो गया? तो बेटा बोरॉन जो है बेरिलियम के राइट में है, तो उसकी साइज जनरली छोटी होनी चाहिए, या फिर उसके न्यूक्लियस में जो खींचने का ताकत है वो ज़्यादा है। और जब खींचने का ताकत ज़्यादा होगा तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। हाँ सर समझ में आ गया, एकदम मस्त दिखाया आपने। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन आर 99, 133 एंड 144 पिकोमीटर। तो अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज कर दूं, इन लोगों ने थोड़ा सा रैंडम दिया है, तो क्लोरीन के बाद अगर ब्रोमीन आए और आयोडीन आए तो साइज देखिए क्या आएगा। क्लोरीन का 99, ब्रोमीन का कितना आ जाएगा? 144 और आयोडीन का देखोगे तो 133, राइट। तो ये ऑर्डर आएगा जी हाँ, समझ रहे हैं आप? तो ये कैसे है? सिंपल सी बात है, अगर आप हेलोजन फैमिली में नीचे जाएं तो फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, मतलब फ्लोरीन से बड़ा कौन? क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा कौन? ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा कौन? आयोडीन, आयोडीन से बड़ा कौन? एस्टेटाइन। क्योंकि हम सब जानते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लोरीन 9 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। अब इधर देखिए क्लोरीन 17 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो देख रहे हैं ये 3p में है, ये 2p में है।
तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शेल एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए साइज बड़ी होती है और इसीलिए आपको ऑर्डर इंक्रीजिंग मिल रहा है। देखिए सी, द आयनिक रेडियाई ऑफ F माइनस Na प्लस इज 133 and 98 पिकोमीटर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा F माइनस और Na प्लस की कहानी को। ये F माइनस है, ये Na प्लस है। चलिए F क्या होता है और Na क्या होता है? F होता है 9, Na होता है 11, 2 7 और ये होता है 2 8 1। अब वहीं पे F माइनस को देखिए, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये 2 8 हो गया। इससे ये कैसे बन गया? ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने और इसने, या फिर ऐसे लिखूं तो Na से Na प्लस कैसे बना? ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और वहीं पे अगर आप देखें तो जो फ्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस क्या चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाए, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, अब जरा देखिए 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहला, ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन, अगर आपने बाहर से कहीं पे इलेक्ट्रॉन लाके इसमें ऐड कर दिया, देन न्यूक्लियर पुल, देन न्यूक्लियर पुल ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस, या फिर न्यूक्लियर पुल की जगह पे एक अच्छा शब्द का प्रयोग कर सकता हूं मैं, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। और उससे भी अच्छा शब्द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? अरे न्यूक्लियस के खींचने की ताकत, क्योंकि देख पहले क्या था, पहले जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस था उसमें 9 प्रोटॉन थे, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब यहाँ पे 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, तो खींचने की ताकत कम होगी और खींचने की ताकत कम हो जाएगी तो साइज बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस खींच ही नहीं पाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक दूसरा पहलू भी आता है, अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगी। अब जरा सोडियम का देखो, इसमें 11 प्रोटॉन है बराबर, और Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, और प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया न्यूक्लियस में, तो वो खींचेगा और खींचेगा तो साइज छोटी हो जाएगी, इसीलिए आपको ये ऑर्डर मिला है। तो देखो F माइनस का साइज बड़ा हो गया, उसके पीछे रीज़न क्या है? सिंपल सा, ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, और Na प्लस का साइज छोटा हो गया, उसके पीछे रीज़न क्या है? ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसीलिए साइज का हमको ये ऑर्डर मिला। आगे देखिए, जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है, सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, और जो फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल है। इसके पीछे का कारण बताइए। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है और फॉस्फोरस है, जरा देखते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिलिकॉन होता है 14 और फॉस्फोरस होता है 15। जरा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, इसका 284, इसका 285। अगर आप देखें तो हर एक एटम की, किसी भी एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है टू अटेन स्टेबिलिटी। तो ये कैसे स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है? 2 चीज़ें, या तो ये 5 गेन कर ले या तो 3 लूज कर ले। और आपने अपने लोअर सेक्शन में पढ़ा है कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये लूज करेगा, और जो लूज करते हैं उसे कहते हैं मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल हो गया। अब जरा देखिए, ये 4 गेन कर सकता है और ये 4 लूज कर सकता है, तो इसके लिए तो दोनों टेंडेंसी है, तो ये बिहेव कर जाएगा मेटलॉइड, मतलब लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, दोनों टेंडेंसी है मेरे दोस्त, दोनों टेंडेंसी है। तो क्या हुआ? तो ये मेटलॉइड की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। और इसको देखो, फॉस्फोरस को 285, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। तो इसके लिए कौन सा आसान रहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान होगा। समझ में आया? और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसका गेनिंग का टेंडेंसी है, मतलब ये क्या है? ये नॉन मेटल है। क्या ये नॉन मेटल? आ गया समझ में आपको? जी हाँ। तो हो गया एल्यूमिनियम मेटल, ये मेटलॉइड, और ये हो गया नॉन मेटल। कैसे हमने डिसाइड किया? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। ठीक है साथियों, आगे देखिए, कॉपर फॉर्म्स कलर्ड सॉल्ट वाइल जिंक फॉर्म्स कलरलेस सॉल्ट। अब ऐसा क्या है?
तो देखिए ये जो जिंक और कॉपर है दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जरा ध्यान से समझना आप। जिंक और कॉपर दोनों जो हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका एक स्पेशलिटी देखा गया है कि इनके जो कंपाउंड है, अगर इनके कंपाउंड में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब ऐसे ये पेयर्ड हुआ और एक ऐसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना 2 8 1, ये तो स्कूल वाला हो गया। अभी जो सीखा आपने 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये देखिए s में एक ही इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड बोलते हैं। तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में अगर उनके कंपाउंड बने और उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है क्या, विजिबल रेंज से लाइट को एब्जॉर्ब करना। सर ये विजिबल रेंज क्या है, जो सराउंडिंग में आपके लाइट है ना उसमें से कोई एक लाइट को ये एब्जॉर्ब करके, मतलब लाइट के किसी एक पार्ट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा और डी एक्साइटेशन का फेनोमेना होगा, ये सब हमने बॉन्डिंग में सीख लिया है, और ये कलर दिखेंगे। इन शॉर्ट कलर दिखता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो। लेकिन अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भैया कलर तो भूल जाओ, कोई कलर नहीं दिखिएगा राजू, कोई कलर नहीं दिखी होगा, चाहे कुछ भी कर लो, समझे। तो अब जरा देखिए जो जिंक के कंपाउंड होते हैं, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो उसका डी पूरा भरा हुआ है, आया ना। जिंक का डी देखो मेरे दोस्त, जिंक का डी जो है वो पूरा भरा हुआ है, ये देखो। और उसके एस के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर जिंक ने ZnCl2 बना दिया, जिंक ने क्या बना दिया, ZnCl2, तो क्या होगा, जिंक +2 स्टेट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, +2 टेस्ट। और +2 स्टेट में उसके जो डी ऑर्बिटल है उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर दिखाता है। अब कॉपर का +2 वाला देख लीजिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ऐसे ही होता है, सिर्फ इसमें हो जाता है 4s1 3d10, मतलब जहाँ पे जिंक में 4s2 है ना वहीं पे कॉपर में 4s1 हो जाएगा। तो अगर कॉपर +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d9। कब, जब कॉपर +2, जैसे CuSO4 ले लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए इधर, जरा इधर देखिए, तो उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, और इसकी वजह से कॉपर का कंपाउंड क्या होगा, कलर। अब यहाँ पे एक बहुत ही अंदर वाली बात बताऊंगा, ये बिलियन एजुकेशन की स्पेशलिटी समझिए आप। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में लिखा है कहीं से पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं है, डीप नॉलेज, फीलिंग वाला नॉलेज है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कॉपर का कोई +1 वाला सॉल्ट है, +1 वाला सॉल्ट है, तो वो भी कलरलेस होगा, वो भी क्या होगा, कलरलेस। क्यों, क्योंकि इधर देखिए जब कॉपर 4s1 3d10 होता है तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो पहले किससे निकलता है, 4s से निकलता है, तो 4s से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन डी में कितने बचेंगे, 10, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो याद रखना कॉपर के +1 स्टेट में जो कंपाउंड बनते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन अगर कॉपर का कोई +2 है तो उसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक, और उसके वजह से वो कलर दिखता है। लेकिन नो डाउट जिंक के केस में तो हमेशा +2 कलरलेस ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रीज़न था हमारे पीरियोडिक टेबल के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के सब क्वेश्चन ई का आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।